नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है आज। नितिन नवीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो हारी हुई सीटों और संगठन मजबूती पर मंथन किया जाएगा। सीएम धामी समेत दिग्गज नेता चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, नितिन नवीन जो है बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार काम करती हुई और आज दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल होंगे। तो हारी हुई सीटों, संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण और इस बैठक में देखना होगा क्या कुछ समीकरण बैठाए जाते हैं, किस तरीके से हारी हुई सीटों के ऊपर क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, कैसे उन सीटों को अपने कब्जे में लेना है, इसके ऊपर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो देखिए किस तरीके से सीएम धामी समेत दिग्गज नेता चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद। तो देखिए, नितिन नवीन जो हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं जब भी राज्यों में चुनाव होते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव था या फिर आप बात कर लीजिए जब 5 राज्यों के चुनाव पहले भी हुए थे 2023 में, तब भी हमने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जो भी उन्होंने रणनीति बनाई थी वो रणनीति काम करती हुई नजर आई थी। और सबसे बड़ा इस बार रिजल्ट हमने बिहार के लिए भी देखा है। 2025 में जो चुनाव हुए, साथ ही हमने फिर देखा किस तरीके से उन्होंने रणनीति बंगाल के लिए भी बनाई थी और उसमें भी बीजेपी सफल होती हुई नजर आई थी। तो अब उत्तराखंड के लिए क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ इस बैठक में वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इसको लेकर भी देखना होगा। क्या कुछ खास मंथन होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, ये बैठक जो है बहुत ही खास मानी जा रही है। उत्तराखंड चुनाव 2027 की तैयारी के लिए ये बैठक जो कि आज दिल्ली में होनी है, दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की ये बैठक होगी। नितिन नवीन इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी अपने एक्टिव मोड में। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक है आज, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई है। नितिन नवीन बैठक की अध्यक्षता करते हुए और उत्तराखंड को फतेह करना एक बार फिर बीजेपी की रणनीति होगी। तो देखिए, ऐसे में कई बिल्स भी ऐसे लेकर आए गए जो कि जनता के हित के लिए थे, जिसमें जनता का साथ भी उत्तराखंड में मिलता हुआ नजर आया। चाहे आप यूसीसी को लेकर देख लीजिए, यूसीसी को लेकर भी सरकार ने जैसे कि बिल को पास करवाया, जनता का समर्थन भी इस पर मिलता हुआ नजर आया। तो देखिए, आंचल यादव इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, ये बैठक कितने बजे शुरू होगी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है आज दिल्ली दौरे पे हैं। 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और आज 7 की बैठक बुलाई गई है। और बैठक जो है कैसे थी कि उत्तराखंड की कोर ग्रुप की बैठक है। धीरे धीरे उत्तराखंड समेत देखिए तमाम राज्यों में संगठनात्मक जो बदलाव हैं वो होने हैं और पूरी संगठनात्मक बदलाव से पहले ये बैठक आज बुलाई गई है, क्योंकि जैसे ही मानसून सत्र खत्म होगा, जैसे ही ये माना जा रहा है कि तमाम राज्यों में जो बीजेपी का संगठन है उसमें बदलाव देखने को मिलेंगे। कई लोगों को देखिए इस चीज से मौका मिल सकता है। उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे उसको लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। चाहे बीएल संतोष की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं देखिए इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में फिलहाल देखिए ठाकुर मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अभी उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें कई बदलाव, संगठनात्मक बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें, नितिन नवीन, वो इस बैठक में रहने वाले हैं। बीएल संतोष इस बैठक में रहने वाले हैं। यानी कि 2027 की जो रणनीति है उस लिहाज से भी इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो 2027 की रणनीति, दूसरा कोर ग्रुप की इस बैठक में संगठनात्मक क्या कुछ आगे की राजनीति तय हो, क्योंकि संगठन ही सरकार को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब जब चुनाव होते हैं तब वो संगठन ही उससे पहले धरातल पर उतरता है। केंद्र और सरकार की जो योजनाएं राज्य सरकार की होती है उनको लोगों तक पहुंचाना
और इसके साथ ही आगे की क्या कुछ भूमिका रहेगी उसको लेकर भी 2027 का जो रोड मैप है वो भी इस बैठक में बनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इस बैठक का कितना असर जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव में, जो कि उत्तराखंड के चुनाव होंगे, उसमें पड़ेगा। जी बिल्कुल आंचल, और देखिए ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। साथ ही नितिन नवीन की अगर भूमिका की बात करें आंचल, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी राज्यों के चुनावों में नितिन नवीन ने अपनी रणनीति बनाई, अपनी भूमिका निभाई है, वहां पर हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। तो अब उनका इस बैठक में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए और बीजेपी के लिए? बिल्कुल ना, देखिए जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को भी बहुत सारी चीजें ये या यूं कह सकते हैं सभी चीजें पता होती कि सरकार कौन कौन सी योजनाओं पे काम कर रही है और आगे कौन क्या ऐसा महत्वपूर्ण डिसीजन रहेंगे जिससे 2027 की राय आसान हो जाए। क्योंकि 2026 का देखिए अगस्त का महीना चल रहा, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं कि यूपी, उत्तराखंड और इसके अलावा अगर आप गुजरात की बात करें तो तमाम राज्य रहने वाले हैं जिनमें जल्दी देखिए 27 में इलेक्शन होंगे। लेकिन इससे पहले तमाम कोर ग्रुप के जो भी सदस्य हैं, चाहे हम इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, महेंद्र भट्ट की बात करें, तो सभी लोग शामिल होंगे और न केवल बैठक में शामिल होंगे बल्कि 2027 का रोड मैप तैयार करेंगे। संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, संगठन के सहारे सरकार कैसे बनाई जाए, एक बार फिर से उन तमाम चीजों को जो है लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल, और देखना होगा आंचल इस बैठक से क्या कुछ खास बातें निकलकर सामने आती हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांवड़ यात्रा में दिल्ली रूट पर बड़ी राहत हुई है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से आसान हुआ है सफर। रोडवेज बसें पहली बार बिना जाम के दौड़ी हैं, तो ट्रैफिक का डायवर्जन के बीच सुगम हुआ है संचालन भी। तो दिल्ली रूट कांवड़ यात्रा के बीच दिल्ली रूट पर रोडवेज बसों के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बड़ी राहत बनकर सामने आया। हर साल ट्रैफिक डायवर्जन और जाम से प्रभावित होने वाला बस संचालन इस बार काफी सुगम रहा। रुड़की से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसें पहली बार एक्सप्रेसवे से बिना बड़ी बाधा के दौड़ रही हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिली है और परिवहन निगम को भी फायदा हुआ है। तो देखिए, पहले 4 घंटे लगते थे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में, लेकिन ये सफर जो है सिर्फ 2.5 घंटे में ही पूरा होता हुआ। और जब से ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है उसके बाद से ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से उनको काफी राहत मिली है। हालांकि बीच में कुछ कामों को लेकर इस एक्सप्रेसवे को बंद भी किया गया था, लेकिन वापस से देख रहे हैं किस तरीके से इस पर यात्रा सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और जिसके बाद से तमाम प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आती हुई। तो कांवड़ यात्रा में दिल्ली रूट पर ये बड़ी राहत मिलती हुई, कांवड़ियों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो लोगों के लिए और भी आसान हो गया है कि वो अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं, आसानी से कर पाएं, क्योंकि अब ट्रैफिक जाम उतना उस तरीके से लगता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से हर साल ट्रैफिक जाम देखने को मिलता था। तो कांवड़ यात्रा में दिल्ली रूट पर ये बड़ी राहत मिलती हुई लोगों को, क्योंकि पहले इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सफर काफी आसान हो चुका है। रोडवेज बसें पहली बार बिना जाम के दौड़ेंगी और इसीलिए लोगों की राहत मिलती हुई। ट्रैफिक डायवर्जन के बीच सुगम हो गया है ये संचालन और इसको लेकर कांवड़ियों के बीच में भी बेहद उत्साह, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। कांवड़ यात्रा में दिल्ली रूट पर ये बड़ी राहत, क्योंकि हर साल कांवड़ यात्रा को लेकर हम देखते थे किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता था, लेकिन फिर भी सड़कों पर भारी भारी जाम, लंबा लंबा जाम देखने को मिलता था। और अब जो है वो जाम नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई उसके बाद से ट्रैफिक रूट्स भी काफ़ी डाइवर्ट होता हुआ लोगों के लिए राहें आसान होती थी और रास्ता आसानी से लोग पार करते हुए कांवड़ियों के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर इसको लेकर देखने को मिल रही है। तो पहले 4 घंटे में सफर तय किया जाता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से 2.5 घंटे में ही दिल्ली से देहरादून आप सफर तय कर सकते हैं और आसानी से देहरादून पहुंच सकते हैं। उसके बाद से लोगों के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी की रौनक भी देखने को मिली है। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में बारिश को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सीएम धामी के निर्देश पर आपदा टीमें तैयार की गई। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश के बीच लोगों से सावधानी की भी अपील है।
तो देखिए उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी जिलों के प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो राहत की खबर यह है कि मलबा हटाने के बाद गंगोत्री हाईवे और नरेंद्र नगर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया। हालांकि भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है और लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपना ख्याल अवश्य रखें, साथ ही कहीं भी यात्रा करने से बचें क्योंकि इस वक्त भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं और ऐसे में आपकी जान को भी खतरा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर जहां अलर्ट जारी है तो वहीं देहरादून, बागेश्वर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भूस्खलन संभावित इलाकों में सतर्कता की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अभी काफी बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश से लोग जिस तरीके से परेशान किया उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं कई पर्वतीय जिलों में 6 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, भूस्खलन संभावित इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की है। तो लोगों से कहा गया है कि वो जो है अनावश्यक यात्रा से बचें क्योंकि जिस तरीके से भूस्खलन की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही तो आपके साथ कभी भी कहीं भी हादसा हो सकता है और इसी को लेकर आपको अलर्ट किया गया है। अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए, और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति। और वहीं मध्य महेश्वर धाम यात्रा में खतरा बरकरार है। 3 साल से अधूरा पड़ा मधु गंगा झूला, पुल, ट्रॉली और अस्थायी पुलिया से नदी पार कर रहे हैं लोग। तो देखिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि 3 साल से ये पुल जो है अधूरा पड़ा हुआ है लेकिन इसको लेकर काम नहीं किया जा रहा। तो रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें बनी हुई है। बनातोली में मधुगंगा नदी पर बन रहा झूला पुल पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। मजबूरी में श्रद्धालु और स्थानीय लोग आज भी ट्रॉली और अस्थायी पुलिया के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तो बरसात में बढ़ते जलस्तर के बीच हादसे का खतरा बना हुआ है और इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, अपील की गई है कि आप सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। और देखिए किस तरीके से ये पुल जो है अभी तक बंद कर तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद से लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली है। तो देखिए उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक चुनावों के बीच उठ रही अंदरूनी कलह को लेकर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में नेताओं के अलग अलग खेमे सक्रिय हैं, जिससे संगठन काफी कमजोर हो रहा। तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान अब सियासी मुद्दा भी बनती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर जितनी गुटबाजी आज की तारीख में है, मुझे लग रहा है कांग्रेस का नेतृत्व उसको लेकर काफी परेशान है और समय समय को यहाँ आके प्रयास कर रहा है कि देखिए गुटबाजी पर विराम लगाया जा सके, लेकिन जो लगने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है कि इनके यहाँ नेता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी तो रही, तो हर नेता की अपने आप में एक पार्टी है, तो वहाँ गुटिये झगड़े बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं खड़गे जी का जो प्रवास है वो भी शायद इसी क्रम में होगा कि कांग्रेस की गुटबाजी कम हो सके। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस की संगठन की कमजोरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े करती हुई, तो जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस की कलह पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला, उसके बाद से कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी वो भी देखना होगा। लेकिन देखिए कांग्रेस को लेकर न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि हर पार्टी में ऐसे हर राज्य में ऐसे सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़े होते हैं और इसके लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है इसको लेकर लोग सवाल उठाते हुए।
तो देखिए उत्तराखंड में एसआईआर और आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू किया। पार्टी का कहना है कि यहां से एसआईआर की निगरानी की जाएगी और जिन मतदाताओं के नाम जुड़ने से परेशानी आ रही है या बिना वजह हटाए जा रहे हैं उनकी मदद भी की जाएगी। कंट्रोल रूम के जो सदस्य हैं सभी को हमने जो है पूरी जानकारी मुहैया करा दी है और सभी लोग को जिले तय कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ सूचनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो भी सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा टिपिकल मामला ये बन गया है एसआईआर का जो द्वितीय चरण का कार्यक्रम है और लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए लोग तहसीलों के और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा। और वहीं देहरादून में बारिश से तमसा नदी अपने उफान पर है। टपकेश्वर मंदिर के पास बड़ा है नदी का जलस्तर और इसी के बाद से नदी अपने उफान पर। तो भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नदी नालों से दूरी रखने की अपील भी की है। तो देखिए आप नदी नालों से दूरी बनाए रखें, ऐसी अपील। अपने बच्चों को भी ध्यान दें कि आपके बच्चे भी उनके करीब ना जाएं। तो देहरादून में लगातार बारिश के बाद से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच तमसा नदी अपने उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास से होकर बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर तेजी से काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से बचने और सतर्क रहने की भी अपील की है। तो लोगों ने साफ साफ अपने बच्चों को भी संभाले हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपील की है कि आप अपने और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से नदियां अपने उफान पर हैं ऐसे में कभी भी कोई भी घटना हो सकती है और इसीलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में छुट्टी हुई है। मौसम अलर्ट के बाद से प्रशासन का ये बड़ा फैसला। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। तो देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट के बीच में प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त वहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद से आपको अलर्ट रहने की बहुत ही ज़रूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और बच्चों की छुट्टियां भी की गई हैं। क्योंकि देखिए ऐसे में बच्चों की सावधानी, बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। बच्चों के साथ किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए किस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट, जिसके बाद से स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। देहरादून में भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया गया। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी को लेकर बच्चों की छुट्टियां की गई हैं। तो हरिद्वार में बारिश बनी लोगों के लिए आफत है, क्योंकि कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। प्रशासन ने मोर्चा भी संभाला हुआ है, हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा। हरिद्वार में भी बारिश के बाद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो लोगों से कहा गया है कि वो सावधान रहें और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है उसके बाद से उनको अपना ख्याल रखना विशेष तौर पर जरूरी है। तो देखिए किस तरीके से सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ नजर आता हुआ। तो देखिए किस तरीके से कई इलाकों में जल भराव से परेशानियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए काम पर जाना भी मुश्किल हो चुका है और भारी बारिश लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करती हुई।
तो उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही। देहरादून के कालसी चकराता मोटर मार्ग पर जोहड़ी के पास उफनते बरसाती नाले में एक कार फंस गई, जिसमें 4 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए देहरादून की, जहां पर एक गाड़ी जो है भारी मलबे में फंस चुकी है और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको गाड़ी भी चलानी होगी, इससे ये साफ जाहिर होता है। और देखिए जिस तरीके से ये गाड़ी फंसी हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि इस तेज बहाव में ये गाड़ी जो है वहाँ से नीचे खाई में भी गिर जाए। हालांकि उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यातायात भी बाधित होता हुआ सड़क के दोनों तरफ जो हैं लोग फंसे हुए हैं। और ये जिस तरीके से भारी मलबा इस वक्त आ रहा है, उसके बाद से वहां पर स्थिति और भी नाजुक होती हुई नजर आई है। तो हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर कावड़ मेले के बीच में एसडीआरएफ की सतर्कता से 3 श्रद्धालुओं की जान बचाई गई। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 3 कावड़ यात्री तेज बहाव में फंस गए थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से गंगा में स्नान के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि खुद को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें और सावधान रहें। तो देखिए उत्तराखंड में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। अब बर्थ वोटिंग होम में भर्ती गर्भवती महिलाओं के साथ रहने वाले एक तीमारदार को 300 रुपए प्रतिदिन डेली वेज दिया जाएगा। खास तौर पर दुर्गम इलाकों की महिलाओं को प्रसव से पहले अस्पताल के पास रहने में मदद मिलेगी। एनएचएम की इस पहल का मकसद संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो वहीं उत्तराखंड में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। उधम सिंह नगर के जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने आपत्तियों की संख्या को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए। विधायक का दावा है कि एसआईआर के पहले ही दिन जसपुर में 1271 वोटों पर आपत्ति दर्ज की गई है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने वालों की भी जांच की मांग की है। तो जसपुर में 1271 व्यक्तियों पर ऑनलाइन आपत्ति लगा दी और आपत्ति लगाने वालों का केवल नाम है, ना उनका एड्रेस है, ना उनका वोटर नंबर है, ना कुछ है। और जिन पर आपत्ति लगाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% मुस्लिम वोटरों पर है और आपत्ति लगाने वाले ज़्यादातर हिंदू वोटर। मेरा कहना है कि एक ये भाग संख्या 38 546 उसका वोटर नंबर है, रेशमा उनका नाम है और वो यहाँ पे जसपुर में बीएलए है, उनके नाम पे भी आपत्ति लगा दी। जो खुद बीएलए है उसके नाम पे भी आपत्ति है, जबकि वो तो गवर्नमेंट के नियुक्त बीएलए हैं। और वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में तेजी से खुलासा किया। एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बाजपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर दी हैं। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 1 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी के मामलों में अब E0 FIR के जरिए तुरंत शिकायत दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एसटीएफ ने लोगों से अपील की है कि साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर या फिर साइबर पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करें। ये माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश के बाद जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो सर्कुलर था उसमें E0 FIR का जो साइबर की जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है, जिसमें 1 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर किसी साइबर विक्टिम का जाता है तो उसमें वो E0 FIR कर सकता है, ऑनलाइन उस FIR को कर सकता है। उस FIR में करीब 500 से ज़्यादा FIR इसमें अभी तक की जा चुकी है और इसको देखते हुए जो देहरादून या अन्य जनपदों में भी बड़ी संख्या में जो E0 FIR जो पब्लिक द्वारा की गई थी और उसको वेरीफाई करने के बाद नियमानुसार उसमें लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद जो अपराधी इसमें चिन्हित होंगे या जो डेटा उसमें यूज़ हुआ होगा, जो फर्जी बैंक अकाउंट नंबर या वेबसाइट लिंक जो भी इसमें डेटा हो रहा है, उसको कंपाइल करने के बाद इसमें संयुक्त रूप से टीम बनाकर आगे।
और वहीं देहरादून में जल्दी कार अचानक आग का गोला बन गई। मामला मड़ी माई मंदिर के पास का है, जहां कार में शॉर्ट सर्किट की आशंका के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह है कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।